नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सबका। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे चीज़ें सीखी उन क्वेश्चंस के बहाने। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चंस का तो बहाना है, उद्देश्य तो ज्ञान बढ़ाना है। तो दोस्तों, अनिल सर आपको क्वेश्चंस के बहाने उस टॉपिक का ज्ञान देते जाएंगे। कॉपी में फटाफट लिखते जाइए और अपनी कॉपी में आप जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, क्लास स्टार्ट से पहले कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और नोट्स उतारते जाइए। तो दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ चीज़ें सीखी, आज और सीखेंगे। तो नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर रहिए। Which of the following propositions are contrary to each other? इसका हिंदी भी लाया हूं मैं, ये इसका हिंदी है। निम्न में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां एक दूसरे के विपरीत हैं? अब मैं पहले आपको ये बता दूं, ये कॉन्ट्ररी या विपरीत का मतलब क्या होता है। नोट्स कॉपी खुली है ना सबकी, तो रेडी हो जाइए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट चार तरह के होते हैं, ए, ई, आई और ओ। चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं। इन चार स्टेटमेंट, सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स, निगमनात्मक तर्क वाक्य चार ही प्रकार के होते हैं। और इन चार प्रकार के वाक्यों के जोड़ों में अगर जोड़े बनाए इनके, तो उन जोड़ों में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनता है, विरोध का परंपरागत वर्ग बनता है। ये वर्ग बन गया। और ऐसा वर्ग चार तरह की विशेषताएं, चार तरह की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। और वो चार तरह की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? अगर ए और ई का जोड़ा हम बात करें, ए और ई का जोड़ा, तो ऐसे जोड़े को कहते हैं कॉन्ट्ररी जोड़ा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, लीजिए। यह है दोस्तों विरोध का परंपरागत वर्ग, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में दोस्तों ए और ई के जोड़े को कहते हैं कॉन्ट्ररी या विपरीत वाक्य। कॉन्ट्ररी या विपरीत वाक्य, विरुद्ध वाक्य, विपरीत वाक्य, कॉन्ट्ररी। आई और ओ के जोड़े को कहते हैं सब कॉन्ट्ररी उप विपरीत या उप विरोधी। ई का ओ कहलाता है सब ऑल्टर्न या अधीनस्थ। ये भी सब ऑल्टर्न और ये दोस्तों कहलाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी जोड़ा। कॉन्ट्राडिक्टरी, व्याघाती
या विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी। यह है विरोध का परंपरागत वर्ग, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं इसको दोस्तों। विरोध का परंपरागत वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के आपके सिलेबस का, और ये वो टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पक्का है, जो आएगा ही आएगा। ये 4 तरह के जोड़े हैं। ए और ई का जोड़ा कॉन्ट्ररी जोड़ा कहलाता है। ए और ओ का जोड़ा और आई और ई का जोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जोड़े कहलाते हैं। आई और ओ का जोड़ा सब कॉन्ट्ररी कहलाता है। ए का अधीनस्थ आई और ई का अधीनस्थ ओ। ओ इज सब ऑल्टर्न ऑफ ई एंड आई इज सब ऑल्टर्न ऑफ ए। अब इनको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। ए कौन सा वाक्य होता है? सभी और एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। अब क्वेश्चन था कॉन्ट्ररी कौन कौन है, तो जैसे ही कॉन्ट्ररी आया दोस्तों, कॉन्ट्ररी सुनते ही कॉन्ट्ररी जोड़ा कौन सा होता है? ए और ई का जोड़ा विपरीत जोड़ा होता है। ए मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव सार्वभौमिक सकारात्मक, यानी सभी आम मीठे हैं, सभी लड़के स्मार्ट हैं, सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, सभी की बात करेगा और सकारात्मकता की बात करेगा, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। और आई का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, कोई लड़का बुद्धिमान नहीं है, कोई आम मीठा नहीं है, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ढूंढे ऑल फिश आर मैमल्स, ए टाइप का वाक्य है। सम फिश आर मैमल्स, आई टाइप का वाक्य है। नो फिश आर मैमल्स, ई टाइप का वाक्य है। सम फिश आर नॉट मैमल्स, ओ टाइप का वाक्य है। तो वाक्य पहचानना आना चाहिए सबसे पहले, तो आपको देखते ही वाक्य पहचान सकें। अब कॉन्ट्ररी जोड़ा ढूंढना है, तो कॉन्ट्ररी जोड़ा मैं हिंदी वाली भी साइड में भी दिखा दूं आपको। कौन सी प्रतिज्ञप्तियां? प्रतिज्ञप्ति मतलब कथन, प्रतिज्ञप्ति मतलब तर्क वाक्य। प्रतिज्ञप्ति मीन्स तर्क वाक्य, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत होता है ए और ई वाक्य। कुछ मछलियां स्तनपायी हैं, आई टाइप है। सभी मछलियां स्तनपायी हैं, ए टाइप है। कोई भी मछली स्तनपायी नहीं है, ई टाइप है। और कुछ मछलियां स्तनपायी नहीं है, ओ टाइप है। और कॉन्ट्ररी जोड़ा, विपरीत जोड़ा ए और ई का जोड़ा होता है, यानी ये दोनों जोड़ा ए और ई का जोड़ा, यानी ए तथा सी, ये कॉन्ट्ररी वाक्य कहलाते हैं, ए और ई का जोड़ा। तो दोस्तों कॉन्ट्ररी क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं, सब कॉन्ट्ररी क्या होते हैं, इस पर और डिटेल में भी आप मेरे से पढ़ेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। इनकी परिभाषाएं भी सीखेंगे कि कॉन्ट्ररी का मतलब होता है वे दो वाक्य जो एक साथ गलत हो सकते हैं लेकिन एक साथ सही नहीं हो सकते। सब कॉन्ट्ररी दो वाक्य जो एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी जो एक साथ सही भी नहीं हो सकते और एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। इस तरह से आप पढ़ेंगे आगे भी। अभी तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको डिटेल, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे गहराई में। अभी क्वेश्चन के बहाने जो नॉलेज हमने ली वो आपके सामने हाजिर है। ए और ई का जोड़ा कॉन्ट्ररी जोड़ा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एक तो एनईपी 2020 पे क्वेश्चन जरूर आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे देश की तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी? 1968। दूसरी कौन सी थी? 1986। 1968 इंदिरा गांधी के टाइम की, 86 राजीव गांधी की सरकार में सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और उसके बाद थर्ड 2020 में आई। कितने साल बाद? 34 साल बाद।
अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन पॉलिसी कितने साल बाद बनी? 34 साल बाद बनी। मैं जो बोलता जा रहा हूं नोट्स में नोट करते जाना, कोई भी चीज जो टीचर के मुंह से निकले नोट करते जाओ, पता नहीं कब क्या इंपॉर्टेंस आ जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। 1986 दूसरी एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और तीसरी 2020 बनी, 2020 में थी, लागू 2022 में हुई, कुछ राज्यों में 23 में हुई। कस्तूरी रंगन कमेटी ने सिफारिश की थी तब बनी। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनईपी पे, तो पूरा आप मेरी क्लासेस देखेंगे तब और भी आगे डिटेल पढ़ेंगे। India will be promoted as a global study destination, providing premier education at affordable cost, thereby helping to restore its role as। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत वहनीय लागतों पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में वर्धक होगा, जिससे उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने में सहायता मिलेगी। पुनः प्रतिष्ठापित, अब सुन लो, पुनः प्रतिष्ठापित का मतलब भारत पहले क्या कहलाता था पता है आपको? शिक्षा के क्षेत्र में भारत पहले विश्व गुरु कहलाता था। हम सिरमौर थे शिक्षा के। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हुए जिसमें भारत नहीं, एशिया के देशों से दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, यहां रिसर्च करने आते थे। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बौद्ध शिक्षा, बुद्धिज्म हो, तो ये सारी शिक्षा का रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर भारत होता था। ऐसा कहते थे भारत को शिक्षा का विश्व गुरु है ये। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भारत के उसी रोल को वापस स्थापित करना है, विश्व गुरु फिर बनना है। तो वही वो कह रहा है, कौन से अपने रोल को फिर स्थापित करना है। तो हमारा रोल क्या था? हम विश्व गुरु कहलाते थे, तो हमें अपने उस रोल को वापस पुनः स्थापित करना है। यह हमारा टारगेट है नई एजुकेशन पॉलिसी में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म क्या है NCIVE का? एक तो मेरी बात सुनो, ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना हायर एजुकेशन में, ICT में, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछते हैं। एक तो हायर एजुकेशन में, एक ICT में, नोट करते जाओ मेरी बातें, और एक एनवायरनमेंट में। 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों मैं आपको पेपर 1 की ऐसी ऐसी टिप्स दे दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो फुल फॉर्म्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ICT में फुल फॉर्म्स खूब पूछते हैं, एनवायरनमेंट में पूछते हैं, और एक हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो NCIVE क्या है? ये एक वोकेशनल एजुकेशन को इकट्ठा करने, एक जगह एकत्रित करने, एक जगह संग्रहित करने की एक नेशनल कमेटी बनाई गई है अभी, उसको NCIVE कहते हैं, नेशनल कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या है? वोकेशनल एजुकेशन मतलब कौशल शिक्षा। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में कौशल शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। तो ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCIVE। फुल फॉर्म्स आपको रटने पड़ेंगे और उसको रटने का तरीका भी सिखाऊंगा क्लास में। इसका एक बड़ा मजेदार ट्रिक है मेरे पास जिससे आप रट सकते हो, मतलब एक बार ही पढ़ते ही याद हो जाएंगे। मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं, सर आपसे जो फुल फॉर्म पूछो बता देते हो, आपको कैसे याद रहता है? मैं कह ले अब तू भी ट्रिक सीख, इस क्लास के बाद तुझे भी याद हो जाएगा। तो ऐसे इसको निमोनिक्स कहते हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं हमारे पास जिससे आप फुल फॉर्म्स भी याद कर पाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब बनाया था? भाई मेरी बात सुनो, 53वां साल चल रहा है, 53 साल हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बनाए हुए, 53वां साल चल रहा है। अब अंदाजा लगा लो कौन से साल बनाया, अब ढूंढ लो, मैंने आपको हिंट दे दी। 53वां साल चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बने हुए, 52 साल कंप्लीट हो गए। 1971 में बनी थी। अब ऑप्शन में ढूंढो, 90, ये तो अभी 90 और 85 तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो विकास हो गया था उसके बाद। तो 1971 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था वो 1971 में किया। बल्कि हम तो ये कहते थे कि उल्टा लेट हो गए हम है ना, अंग्रेजों के जाने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में हमको लगभग 24 साल लग गए उसको क्रिएट करने में। तो
उल्टा इसको साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में देरी हो गई, पर उसके बाद अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट। हमारा जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो कौन से प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा पढ़ाती थी? भारत की प्राचीन शिक्षा, आपको मैं, क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं ग्रंथ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो वैदिक शिक्षा थी वो सबसे बढ़िया थी। आज शिक्षा का स्तर गिरा है हमारा, इसीलिए उसको दोबारा ऊपर चढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी आपको पढ़ाऊंगा मैं, और आपको वो पढ़नी आपके सिलेबस में। वैदिक काल में आपको वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ब्राह्मणास, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। तो इन सब की शिक्षा होने से क्या होता था, इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा मिलती थी बालक को, जिसमें सब आ जाता था, जिसमें वेद भी आ गए, ब्राह्मणास भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, धर्मसूत्र भी आ गए। इन सब की शिक्षा, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र, चारों की शिक्षा प्राचीन वैदिक काल की शिक्षा में शामिल थी। वेद भी, उपनिषद भी, ब्राह्मण भी और ब्रह्मसूत्र भी। तो ये धर्मसूत्र, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, सबकी शिक्षा वैदिक शिक्षा का हिस्सा थी। तो ऑप्शन में ए, बी, सी, डी, आप चारों को ही चुन लीजिए। आज इसको नए नाम से जाना जा रहा है वैल्यू एजुकेशन, जिसमें छात्र को हर तरह की एजुकेशन दो, उसके सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट दी जा रही हैं आपको। अब ये टीचिंग का क्वेश्चन है, समय की पाबंदी की वजह से वैसे अब हमारा खत्म होने वाला है। आज की क्लास का ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है ये। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। देखिए सुनिए, टीचिंग का जो अप्रोच है वो दो तरह के हैं। एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचिंग के अप्रोच दो होते हैं, टीचर सेंटर्ड मॉडल और लर्नर सेंटर्ड मॉडल। दो मॉडल्स हैं। टीचर सेंटर्ड मॉडल को पेडागोजिकल मॉडल कहते हैं और लर्नर सेंटर्ड मॉडल को एंड्रागोजिकल मॉडल कहते हैं। मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाना, नोट करते जाना नोट्स में। टीचर सेंटर्ड मॉडल वो होता है जिसमें टीचर डिसाइड करता है कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है। और लर्नर सेंटर्ड मॉडल, एंड्रागोजिकल मॉडल में टीचर स्टूडेंट के साथ तालमेल बिठा करके स्टूडेंट की बात को सुनता है, स्टूडेंट की सुझाव को, उसके ओपिनियन को, उसके आइडियाज को काम में लेता है। और कक्षा का माहौल डेमोक्रेटिक होता है, प्रजातांत्रिक रूप से पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को इजाजत होती है सुझाव देने की, बोलने की। तो उसने कहा कि लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है वो टीचर की नीड्स पर आधारित है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम जो है वो शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। नहीं बच्चों, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम छात्र की, अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन नॉट टीचर नीड्स बट लर्नर नीड्स। तो यह स्टेटमेंट तो गलत है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर नहीं, अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इसलिए पहला कथन गलत है। अब दूसरे कथन पे चलते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन, मिलजुल के पढ़ाना, मिलजुल के काम करना। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। हां, टीचर छात्र के सहयोग में जो चीज पढ़ा रहा है उसमें छात्र का सहयोग शामिल है, छात्र का भी अंतःक्रिया है। तो यह बात सही है। कथन सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो दोस्तों यह था शिक्षक केंद्रित उपागम और अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। टीचर सेंटर्ड मॉडल और लर्नर सेंटर्ड मॉडल, दो तरह के मॉडल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं
20वें क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का। फिर अगली क्लास में हम लोग फिर नए क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस। कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है। देखो समर्थन प्रदान कर रही है, सपोर्ट दे रही है बच्चे को। तो सुनिए, जब भी समर्थन शब्द आ जाए, जब भी सपोर्ट आ जाए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको एक चित्र दिखाऊंगा इस प्रश्न का, जरा इसको देखिएगा। ये क्या है? ये इस बिल्डिंग को बना रही है क्या? नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज इस चीज को आपको जिंदगी भर के लिए पक्की हो जाएगी। ये क्या चीज है? आप कहोगे सर ये तो पहाड़ है, ये तो मचान है। ये तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए कि छत डलती है जब या मकान बनता है तो बल्लियां खड़ी कर देते हैं ताकि एक बार वो मजबूत हो जाए। जब छत पड़ती है तो नीचे बल्लियां लगा देते हैं ना, पहाड़ लगा देते हैं ना, पहाड़ मचान जिसको कहते हो आप, इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए। जैसे ही छत पक्की हो गई, नीचे से बल्लियां हटा देते। टीचर भी यही करता है। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को सपोर्ट देना है, उसको खुद सीखने के लिए प्रेरित करना है, समर्थन देना है, उसका सपोर्ट करना है। तो वो पहले क्या करता है? ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ये क्लासरूम टीचर टेक्निक होती है। ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम है स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग टेक्निक ये कहती है कि स्टूडेंट को पहले कोई चीज सिखाओ और फिर उसका आंसर उसको देने में हेल्प करो, और धीरे धीरे जब वो सीखता जाए, आंसर निकालता जाए, और जैसे जैसे परिपक्व होता जाए, आप अपना सपोर्ट हटाते जाओ, धीरे धीरे पीछे होते जाओ। इसको कहते हैं चिंतन स्तर के शिक्षण पर जाना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। तो स्कैफोल्डिंग जो है, मचान या पहाड़ लगाना, ये टीचर के स्टूडेंट को सपोर्ट देने का, समर्थन करने का टेक्निक है, जिसमें स्टूडेंट को वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देता है, स्टूडेंट खुद सीखता है। और जब स्टूडेंट उस चीज को लर्निंग के लेवल पे आ जाता है, नॉलेज बढ़ा देता है, तो फिर धीरे धीरे टीचर अपना सपोर्ट हटा देता है और स्टूडेंट मजबूत हो जाता है, खुद ही सीखने योग्य हो जाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। इस कड़ी को देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गॉड ब्लेस यू।